गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को यूनिट 4 का सेकेंड लेक्चर और ओवरऑल 5th लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी, जो कि कंटिन्यूशन में है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जो कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, बट फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं तो आगे जितने भी टॉपिक हैं उनको पढ़ने में आसानी होगी। Organizational conflict is described as the state of disagreement or misunderstanding resulting from the actual or perceived dissent of needs, beliefs, resources and relationships between the members of the organization। फिर से याद करो तुम लोग, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है। वो पर्टिकुलर स्टेट जिसमें कि जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो डिसअग्री होते हैं किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन से, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, तो उसकी वजह से जो चीज़ों के वो अगेंस्ट जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। सो आवर फर्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट इज कॉजेज। फर्स्ट कॉज इज इंटररिलेशन डिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स। In a business organization, various activities, functions are divided into various departments. There is a specialization of work and there is interrelationship and interdependency of department. The departmental executives have to interact and communicate each other on variety of matters for the attainment of organizational objectives. पहले इतने का हम लोग मतलब समझते हैं। फर्स्ट कॉज क्या है? इंटर रिलेशन डिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स। मतलब ये है कि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंड होता है। ठीक है, कैसे होता है? जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, फंक्शंस होते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से परफॉर्म किए जाते हैं। तो क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक स्पेशलाइज्ड वर्क होता है और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सो दैट दे कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए सब लोग मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं अलग अलग कम्युनिकेशन के, अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए। So, during this process, there are the chances of difference of opinion, disagree on some matters, clashes, frictions, and all this ultimately resulted into conflicts which are harmful to the organization। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो इन सारे प्रोसेस के दौरान, मतलब जब सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे की नीड होती है, तो सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, सबके अपने अपने मतलब व्यूज़ होते हैं, अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, तो वो एक दूसरे से डिसअग्री करते हैं कभी कभी किसी मैटर पे। तो उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है, दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। Our next cause is due to scarcity or limited resources. Wherever the resources are limited, every departmental head trying to get maximum resources, their respective departments, and this may give rise to conflict. यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, जब भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं या स्केर्स होते हैं, कम होते हैं नेचर के, तो हर डिपार्टमेंटल हेड ट्राई करता है कि भाई उसके डिपार्टमेंट को मैक्सिमम रिसोर्सेज मिल जाए। तो इस वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस रहते हैं। Moreover, if there is unequal distribution of resources, conflict may be arising। उसके अलावा अगर distribution of resources ही unequal हो जाए तो भी conflict होने के chances रहते हैं। If there is any error in made distribution of resources in different operative areas may give rise to organizational conflict। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कभी कभी distribution of resources में गलती हो जाए, तो जो ऑपरेटिव एरियाज हैं, जो बहुत ऑपरेशन करते हैं या किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट को अराइज करने में हेल्प कर सकते हैं। क्यों हो सकता है? क्योंकि भाई उन्हें नीड होती है रिसोर्सेज की, और अगर उन्हें ही रिसोर्सेज प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होकर नहीं मिलेंगे तो सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। So the next point is ambiguous objectives and goals. If the organizational objectives and goals are not clear cut and easily understandable, conflict may arise and obstruct the smooth flow of work. Ambiguous का मतलब होता है it means that having different meanings, अलग अलग मीनिंग होना, मतलब क्लियर कट ना होना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, दैट आर नॉट क्लियर कट, समझ में नहीं आ रहे हैं, मतलब उसमें ये डायरेक्शन नहीं पता चल पा रही कि क्या एग्जैक्टली करना है, या अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ढंग का मीन नहीं निकल पा रहा है, तो सीधी सी बात है, सारी चीज़ें जो हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन के फ्लो ऑफ वर्क को हिंडर करती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, रोकती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट में अराइज। Next is individual differences.
इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये होता है कि हर पर्टिकुलर पर्सन की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपने अपने ट्रेट्स होते हैं, बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होते हैं, विजन होते हैं, परसेप्शन होते हैं। तो जब सब लोग अपनी अपनी सोच रखते हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं सबके, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से अराइज कर सकते हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल हर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे सेटिस्फाई हो पाए। Next is absence of time management. For smooth running of organization and timely attainment of objectives makes the organization profitable. जब बहुत अच्छे से काम करना हो, मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करना है और टाइमली अगर हम लोग को ऑब्जेक्टिव अटेन करने हैं, मतलब अटेम्प्ट करने हैं या फुलफिल करने हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाती हैं अगर सारे काम ढंग से हो जाएं तो। If proper schedules are maintained for various activities, the development executive may try to shift their responsibility on one another and start blaming one another. It gives rise to conflicts among departments. इस लाइन का मतलब ये है कि अगर सारी चीज़ें जब प्रॉफिटेबल हो जाती है, प्रॉपर शेड्यूल्स बन जाते हैं, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दी जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर मतलब मान लो सपोज ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथ चल रहा है, तो क्या होता है थोड़ा सा लेजीनेस की वजह से हर एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे पे शिफ्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है मैंने तो काम कर दिया, सब काम प्रॉपर हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगता है और एक दूसरे पे फिर क्या होता है, अगर कोई गलती होती है तो वो एक दूसरे पे ब्लेम करने लगता है, एक दूसरे को उस चीज़ के लिए इल्ज़ाम लगाने लगता है कि इसकी वजह से ये काम खराब हुआ। तो दैट कैन राइज कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकती है, और ये इसलिए अराइज होती है क्योंकि ये शो करता है कि जो टाइम मैनेजमेंट वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा। So sixth is lack of accurate forecasting of eventualities. In modern times, changes are taking place very fast and around the business concern. जो मॉडर्न टाइम है उसमें जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती हैं, बिजनेस के कंसर्न्स भी चेंज होते रहते हैं। द एनवायरमेंट चेंजेस आर नेसेसरी एंड अनअवॉइडेबल इन द वर्ल्ड। तो जो एनवायरमेंट के चेंजेस हैं वो नेसेसरी भी हैं, क्योंकि भाई हमें कॉम्पीट करना है, कॉम्पिटिशन को फेस करना है, और अनअवॉइडेबल भी है, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी से हम एक तरीके से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। If there is lack of accurate predictions of coming eventualities may give rise to conflicts in the organization. इस लाइन का मतलब ये है कि अगर जो आने वाले इवेंट्स हैं, आने वाली जो चीज़ें हैं, उसका एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं हो पाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा या कुछ आइडिया ही नहीं होगा कि क्या क्या चेंजेस आने वाले, एग्जैक्ट तो कोई नहीं जान सकता, बट ट्रेंड्स को रीड करना ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। तो अगर इनके बारे में नहीं पता रहेगा तो सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने के चांसेस रहते हैं। द एडवर्स इफेक्ट्स, एडवर्स मीन्स उल्टा, द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दीज इवेंचुअलिटीज creates problems, tension, clashes and conflicts among the people working in an organization. इसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है मीन्स जो एक तरीके से गलत जो असर पड़ता है पीपल के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, टेंशन्स बढ़ सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्लैशेस हो सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं कॉन्फ्लिक्ट राइज होने के बाद। सेवेंथ इज एम्प्लॉइज डिससेटिस्फैक्शन. The employees may be dissatisfied due to number of reasons such as wrong placement, no promotion, poor wages and salaries, lack of leadership and motivation, demotion, transfer, changes in duties or responsibilities, unhealthy working conditions, lack of welfare facilities, etc. यहाँ पे 7th पॉइंट ये बोल रहा है कि जब एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो, मीन्स वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड ना हो, क्या क्या रीजंस होते हैं? रॉन्ग प्लेसमेंट, सही जगह प्लेस उसे नहीं करा गया है, जो वो काम जानता है वो नहीं दिया जा रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर सैलरी या वेज नहीं मिल रहे हैं, लीडरशिप और मोटिवेशन की कमी, कोई उसे मोटिवेट नहीं कर पा रहा है ढंग से, उसे लीड नहीं कर पा रहा है ढंग से, काम नहीं करा पा रहा है, डिमोशन हो जाए उसका, ट्रांसफ़र कर दें जहाँ वो नहीं चाहता है, ड्यूटीज़ में चेंज कर दे जो वो नहीं करना चाहता है, अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है जहाँ पे वो काम करता है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वेलफेयर नहीं है वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये जो कंडीशंस है वो एम्प्लॉय को डिप्रेस्ड कर देती हैं। सो द स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन विल बी फाउंड अमंग द एम्प्लॉयज एट वर्क प्लेस
causes conflicts for the organization. तो सीधी सी बात है, अगर एम्प्लॉय हेल्दी माइंड से काम नहीं करेगा तो वो स्ट्रेस को, स्ट्रेन को, टेंशन को, डिप्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ावा देगा, जिसकी वजह से आसानी से कॉन्फ्लिक्ट राइज होने के चांसेस होते हैं. 8th point is poorly defined responsibilities, authority and role. If the duties, responsibilities and authority of the employee is poorly defined, chaos and disorder may occur in the organization. If the role of the employee is also not clear, the role conflict is likely to occur. यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ एम्प्लॉय की पुअरली डिफाइंड है, ढंग से नहीं बताई जा पा रही हैं, वो समझ भी नहीं पा रहा है, तो क्योस एंड डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं. मीन्स लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग या डिसएग्रीमेंट होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से आसानी से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉय खुद ही क्लियर नहीं होता. नेक्स्ट 9th इज अनडिजायरेबल डिमांड्स ऑफ ट्रेड यूनियन वर्कर्स. जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, वर्कर्स होती है, ट्रेड यूनियन जो अपने वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके बेनिफिट के लिए अलग अलग यूनियंस बनती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, या वर्कर्स जो हैं उनके बारे में बात करी जा रही है. One of the leading causes of organizational conflict is undesirable, unjustifiable demands of organizational conflict between the management and workers. ये बहुत बड़ा एक पार्ट है causes of organizational conflict का, कि जितने भी लोग काम करते हैं, ट्रेड यूनियन हो या वर्कर हो, अगर उनके बीच में मतलब उनकी मैनेजमेंट से नहीं पट पा रही है, बहुत से अलग अलग डिमांड के अराइज होने की वजह से, जो कि अनडिजायरेबल है, मीन्स ऐसी जो मैनेजमेंट ने ना सोची हो, अनजस्टिफिएबल है, मीन्स अपने मन से या अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ भी बोल दिया जो जस्टिफाइड नहीं है, ऐसी डिमांड जो मैनेजमेंट पूरा कर पाए, तो इन सब वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट आसानी से अराइज हो जाती है. 10th is lack of communication. If there is no proper communication between the employees, definitely it will give rise to conflict among the employees. अगर employees के बीच में proper communication नहीं हो पा रहा है, तो सीधी सी बात है वो conflict को arise करेगा. In the absence of proper communication network, misunderstanding, confusion, doubts may be created in the mind of employees, which ultimately resulted into organizational conflict. यानी कि अगर ढंग से communication नहीं है तो वो क्या कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, कन्फ्यूजन ला सकता है, डाउट्स हो सकते हैं. इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट इज पुअरली डिफाइंड सिस्टम ऑफ पेमेंट. The poorly defined system of wage and salary payment is one of the leading causes of conflicts among the employees at workplace. ये समझ लो सबसे बड़ा कॉज है, मैक्सिमम जो हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे नज़र आता है, कि अगर पेमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है या पेमेंट सिस्टम ढंग का नहीं है, काम के अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिल रहा है, काम के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉय खुश नहीं है, तो ये मेजर रोल होता है, मेजर कॉज होता है कॉन्फ्लिक्ट का किसी भी टाइप ऑफ वर्क प्लेस के लिए. ओके. नेक्स्ट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन. If there is no code of discipline and formal rules and regulation for leaves, promotion, transfer, training, demotion, holidays may give the scope for chaos and disorder, irregularities, indiscipline among the employees which give rise to organizational conflict. ये भी one of the major cause में आता है. हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये भी प्रेजेंट होता है. यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर कोड ऑफ डिसिप्लिन नहीं है, मतलब एक ऑर्डर नहीं फॉलो करा जा रहा है कि कैसे, मतलब एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है फॉर्मल फॉर्म में कि कैसे किसी को छुट्टी देनी है, प्रमोशन कैसे होना है, ट्रांसफ़र कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसी होगी, डिमोशन कैसे होना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिसऑर्डर को, इरेगुलरिटीज़ को, इनडिसिप्लिन को एक तरीके से राइज करती हैं, जिसकी वजह से हर इंडिविजुअल को ये लगता है कि अगर उसको छुट्टी ले रहा है उसको कुछ नहीं कहा जा रहा है, या उसकी सैलरी नहीं कट हो रही, मेरी क्यों हो रही है. अगर प्रॉपर नहीं चीज़ें होती हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट को अराइज करती हैं. नेक्स्ट इज फॉल्टी परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिवॉर्ड सिस्टम. If there is faulty or defective performance appraisal and reward system is adopted, it definitely give rise to conflict among the employees and management. अगर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का जो तरीका है, मीन्स एक तरीके से परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का, अप्रेज करने का, उसको एनालाइज करने का जो तरीका है वो गलत है और उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड सिस्टम भी गलत हो जाता है, तो एम्प्लॉयज़ को ट्रस्ट खत्म हो जाता है मैनेजमेंट की तरफ. तो क्या होता है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. Next is poor, imbalanced authority power distribution.
Whenever there is imbalance between authority and responsibility of the executives as well as employees give rise to conflicts. इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है या सही लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट को अराइज करता है. Moreover, if there is authority hierarchy is not properly maintained, there are chances of conflicts. अगर अथॉरिटी को हायरकी लेवल पे भी एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, मीन्स जिसको जितनी पावर देनी चाहिए उतनी पावर नहीं दी जा रही है, जिसको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी जा रही है उतनी नहीं दी जा रही है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट को अराइज किया मतलब कर सकती है. The executive who gets more power may misuse it and conflicting situations may be arising. जो एग्जीक्यूटिव्स के पास ज़्यादा पावर आ जाती है, मीन्स अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और ज़्यादा पावर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दे दी गई है तो वो कभी कभी उसको मिसयूज कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग. क्या क्या फैक्टर्स असर डालते हैं? फर्स्ट इज अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेकेंड इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मेंबर्स हैं, अगर उनको ये पता ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या है, उनको क्लियर नहीं है, तो सीधी सी बात है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे. और इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हर एक टीम मेंबर को अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए और वो उससे अग्री भी करें, तभी वो चीज़ों को ढंग से कर पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा. तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इंटरपर्सनल इश्यूज़ को अवॉइड करे या इंटरपर्सनल इश्यूज़ को मैनेज करे तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. जो इंटरपर्सनल इश्यूज़ की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे. नेक्स्ट इज स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. स्कैसिटी जो हम लोगों ने इससे पहले कॉजेज में पढ़ा था वही सेम चीज़ है. अगर रिसोर्सेज की स्कैसिटी होगी, मींस कमी होगी और रिसोर्सेज ढंग से नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे तो ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने की कोशिश करती हैं. नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अगर दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक होते हैं पर्सनल इंटरेस्ट और एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. अगर कोई इंडिविजुअल अपने पर्सनल गोल को अचीव करने में ज़्यादा फोकस्ड है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाता है तो सीधी सी बात है ये सारी चीज़ें भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को एक तरीके से अराइज बहुत आसानी से कर देती हैं और सक्सेस को हिंडर करने के चांसेस रहते हैं. सो लास्ट टॉपिक फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में देखो क्या है, वेज टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज किया जा सकता है. फर्स्ट इज हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिवली, यानी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको पॉजिटिवली हैंडल करें. ये नहीं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो उसमें मैनेजमेंट भी टेंशन ले ले या कोई प्रॉब्लम वो भी सोच के बैठ जाए. पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल करें. फॉर्मेशन ऑफ ऑफिशियल ग्रीवेंसेस प्रोसीजर्स फॉर ऑल मेंबर्स. ग्रीवेंसेस प्रोसीजर होना चाहिए. अगर जितने भी लोग हैं किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपनी बात एक पर्टिकुलर जगह पे रख पाए, ढंग के प्रोसीजर को फॉलो कर पाए, ऐसी कोई चीज़ को फॉर्म किया जाना चाहिए. कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉजेज रादर दैन देयर इफेक्ट टू असेस कॉन्फ्लिक्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये नहीं कि ये देखा जाए कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्यों हुआ है, ये चीज़ जानने की ज़रूरत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इस वजह से इस पर फोकस किया जाना चाहिए. Parties to conflicts should be given an equal voice irrespective of their position, term or political influence. वो पार्टीज जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब जितनी भी चीज़ें सबको इक्वली एक तरीके से मिलना चाहिए मौका कि वो अपनी अपनी बात रख सके. ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी की पोजीशन अच्छी है तो उसको ज़्यादा मतलब चांस मिलेगा अपनी बात रखने के लिए, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है तो वो दूसरों को दबा लेंगे. ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑल्सो हेल्प टू काउंटर इट. अगर जितनी भी पार्टीज हैं सब मिलजुल के चीज़ों को सॉल्व करेंगे, सब मिलजुल के अपनी बातें रखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना आसान हो जाता है. In an organization, conflict is inevitable and so various means are to be discovered to resolve them or use them in a way that can help the organization to increase its productivity. यहाँ बोला जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए या मतलब इस तरीके से होना चाहिए. तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वो इनएविटेबल है, मीन्स मतलब वो होती ही रहेगी. तो इसका मतलब है जब हमें पहले से पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट आना है तो उसी के अकॉर्डिंग हम काम करें, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, पॉजिटिव वे में रहें, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाए और हर चीज़ ऑटोमेटिकली रिजॉल्व भी टाइम टू टाइम होती जाए.
सो स्टूडेंट, आज हमारा एक टॉपिक फिनिश होता है। ये यूनिट 4 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट में, लॉन्ग में, किसी भी फॉर्म में, वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट। ये आज अब फिनिश होता है। नेक्स्ट मैं आपको यूनिट 4 के आगे कंटिन्यू जितने भी टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करवाऊंगी। तब तक आप इन सबको रिवाइज करिए और कोई भी